बेदखल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके बयान के साथ हैं। पहले आप कहते रहे कि उनका निजी बयान, अरे भाई आपका पार्लियामेंटेरियन है वो। और अनंत हेगड़े ने कोई पहली बात नहीं बोला, इसके पहले भी वो बोलता रहा, इसी तरह की भाषा बोली। संसद में संविधान की शपथ लेकर के जो आदमी एमपी बना है, वो आदमी कैसे खिलाफ बोल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब वो संविधान को मानता ही नहीं है, और संविधान को नहीं मानता है तो फिर उसको एमपी रहने का अधिकार। तो ये दरअसल चिढ़ भी है, और ये वो मनसूबा है जिसको बेनकाब कर दिया अनंत कुमार हेगड़े ने। आरएसएस और बीजेपी की असली मंशा यही है, और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा अनंत कुमार हेगड़े का कि असलियत बोल दी कम से कम उस आदमी ने। आरएसएस जिसका मंसूबा है कि वो 100वें साल में इस देश के संविधान को बदल करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदू जो ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, जिसके मुंह पर पेशाब हो रही है, जिस दलित को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, उसकी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उसके सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, वो दलित हिंदू नहीं है। मोदी जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मणिपुर परिवार नहीं है। तो असल में मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी और ज्यादा मुसीबत में चली गई। इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं उनका, बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपने मंसूबे बता दिए कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आरएसएस के मोहन भागवत ही क्यों ना हो, वो इस बात को समझ ले कि इस भारत के संविधान को बदलने की ताकत और औकात कोई नहीं रखता इस देश में। यानी इनके दिमाग में हमेशा आरएसएस की मंशा ये है कि मनुस्मृति को वो संविधान बनाए, वो मनुस्मृति जिसमें स्त्रियों के साथ अन्याय, शूद्रों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय का पूरा प्रावधान है। तो क्या ये वो चाहते हैं कि जो पढ़े शूद्र दलित स्त्रियां, उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए, वो अगर हंसे तो उनकी जबान काट ली जाए? इस तरह के अन्याय अत्याचार पूर्ण मनुस्मृति जिसका दहन किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में, और उसमें शामिल थे तिलक के बेटे भी ब्राह्मण, इसीलिए किया था कि इस तरह का ग्रंथ जिसमें उसमें हो सकता है कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हो, लेकिन वो ग्रंथ जब ये कहता है कि शूद्रों और स्त्रियों को इंसान नहीं होना है, उस ग्रंथ को ये संविधान के रूप में लागू करने की मंशा रखते हैं। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत में बहुत बदलाव हो रहे हैं, कई तरह के आकलन है, और इन आकलन और इन तमाम बदलावों के बीच में बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि देश के भीतर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ पक रहा है, और बहुमत जिस पार्टी के पास आ जाए वो क्या कुछ कर सकती है, इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रवि कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है सर। सर, एक तरफ बात ये चल रही थी बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी, एक सामाजिक समीकरण बनेगा, दलितों की आवाज मजबूत होगी, एक महिला और दलित फेस आगे आने के बाद देश में संविधान को सही ढंग से लागू किया जाएगा, और संविधान के तहत जो मान्यताएं हैं, जो अधिकार हैं, वो तमाम चीजें लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन इस बीच एक बयान कर्नाटक से ऐसा आता है, जो बयान बीजेपी के सांसद दे रहे हैं कि हमें बहुमत इसलिए दीजिए, हमें 400 के पार इसलिए पहुंचाइए क्योंकि हमें संविधान ही बदलना है। तो क्या ये बसपा सुप्रीमो के इंडिया गठबंधन के साथ आने के बाद की बीजेपी के भीतर की बौखलाहट है, या फिर ये वो एजेंडा है जिसके जरिए बहुमत को और मजबूत करने की ताकत बीजेपी हासिल करना चाहती है? देखिए, डेफिनेटली इस समय भारतीय जनता पार्टी बेहद बौखलाई हुई। आज ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और ये कहा है कि कल आप आंकड़े दीजिए और 15 तारीख को चुनाव आयोग उनको अपने वेबसाइट पर जारी करेगा। इसके बाद क्या होगा, राहुल गांधी और खड़गे जी का अगर आप स्टेटमेंट देखें कि जो धंधा चल रहा था और उस धंधे के एवज में तमाम पूंजीपतियों को जो जो सुविधाएं, जो सहूलियतें दी जा रही थी, वो सबका भंडाफोड़ हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जारी होने के बाद जो आंकड़े आएंगे। तो बीजेपी तो इस समय ज्यादा मुसीबत में है। उसका कोई भी नैरेटिव नहीं चला, राम मंदिर चला नहीं, परिवारवाद पर हमला चला नहीं,
भ्रष्टाचार को लेकर आप रोज ईडी सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव आपका इसलिए नहीं चल रहा है कि जो यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार है वो बीजेपी में चला जाता है। तो इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। वो आप सीधे आंखों में धूल झोंकने की जो कोशिश कर रहे हैं वो अब असफल हो गई। लोग इस बात को समझ गए हैं कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है जो आपके साथ नहीं खड़ा। वो अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जैसे बीजेपी में आएंगे सही हो जाएंगे। वो अशोक चव्हाण, वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस समय एक्सपोज हो चुकी हैं और इसी वजह से दक्षिण भारत में कहीं से भी अभी जो बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अनंत हेगड़े का, कि वो कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें धर्म की रक्षा करना है और संविधान को बदलना है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने उस संविधान सभा में अपनी कड़ी मेहनत से, लगन से और हर संविधान सभा के सदस्य के तमाम सवालों की जवाब देते हुए बीमारी हालत में, उस समय बाबा साहब बीमार थे, जो उन्होंने वक्त दिया करीब करीब 3 साल का, जो अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन सब के लिए जो विशेष प्रावधान किए, जो संरक्षण प्रदान हुआ। और ये वो किताब है जिसने पहली बार इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को इंसान बनाया। इसके पहले तो वो शूद्र है तो सेवक है आपका, अछूत है जिसको आप गली से नहीं निकलने दे रहे। संविधान ने उनको ये अधिकार दिया, ये ताकत दी, जिसके बलबूते आज वो यहां तक पहुंचे। बहुत छोटा सा ही हिस्सा है, लेकिन आज वो कम से कम अपने अधिकारों की बात तो कर रहा है, वो बाबा साहब के विचारों को आगे तो बढ़ा रहा है। तो ये दरअसल चिढ़ भी है और ये वो मनसूबा है जिसको बेनकाब कर दिया अनंत कुमार हेगड़े ने। आरएसएस और बीजेपी की असली मंशा यही है, और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा अनंत कुमार हेगड़े का कि असलियत बोल दी कम से कम उस आदमी ने। आरएसएस जिसका मंसूबा है कि वो 100वें साल में इस देश के संविधान को बदल करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदू जो ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, जिसके मुंह पर पेशाब हो रही है, जिस दलित को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, उसकी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उसके सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, वो दलित हिंदू नहीं है। मोदी जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मणिपुर परिवार नहीं है। तो असल में मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी और ज्यादा मुसीबत में चली गई। इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं उनका, बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपने मंसूबे बता दिए कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आरएसएस के मोहन भागवत ही क्यों ना हो, वो इस बात को समझ ले कि इस भारत के संविधान को बदलने की ताकत और औकात कोई नहीं रखता इस देश में। जब तक बाबा साहब के अनुयायी हैं, जब तक संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तब तक उनकी हिम्मत नहीं वो बदल करके देख। मैं तो कह रहा हूं कि अगर असली हिम्मत है तो मोहन भागवत बोले ना। अनंत कुमार हेगड़े क्या है, वो एक प्यादे को आप लगा दिए। मंसूबा तो आपका यही है, लेकिन आप बोलिए ना। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते? अगर उनका यही मंसूबा के 400 पार वो इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। तो ये जो बयान है वो असली आरएसएस के मंसूबे को दिखाता है, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी जवाब देने जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अनंत कुमार हेगड़े ने ये बहुत अच्छा किया। सर, अनंत कुमार हेगड़े इससे पहले भी मनुस्मृति लागू करने का बयान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार आर्टिकल लिख चुके हैं कि संविधान को फिर से रीराइट करने की जरूरत है। उस वक्त भी सरकार ने कहा ये उनका निजी बयान है। अनंत हेगड़े के बयान को भी बीजेपी कह रही है ये उनका निजी बयान है। बीजेपी की मंशा, जिस तरह से आप कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी की मंशा तो यही है, क्यों नहीं अपनी मंशा को साफ तौर पर जाहिर करें? अगर हिंदू राष्ट्र की बात वो करते हैं और वो कहते हैं कि ये देश हिंदू बहुल्य है, तो फिर इस बात को खुलकर कहें ताकि वो खुला हुआ वोट तो इन्हें मिले। आखिर डर किस बात का है? अगर अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, वंचित इतने ही कम है, इतनी ही कम ताकत है उनकी, तो फिर खुल के कहें। जो आपने कहा कि
आरएसएस और बीजेपी खोल करके, मुझे लगता है कि आरएसएस की जो मंशा है वो उन्होंने बहुत पहले जाहिर कर दी थी। मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले चलूंगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। उसके ठीक 3 दिन के बाद यानी 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो संपादकीय लिखा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये जो संविधान है वो हमें अस्वीकार है। और इसलिए अस्वीकार है क्योंकि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, इस पर विदेशी और यूरोप की छाया है। और क्यों नहीं है वो भारतीय, ये स्पष्ट लिखा क्योंकि इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है। यानी इनके दिमाग में हमेशा आरएसएस की मंशा ये है कि मनुस्मृति को वो संविधान बनाए, वो मनुस्मृति जिसमें स्त्रियों के साथ अन्याय, शूद्रों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय का पूरा प्रावधान है। तो क्या ये वो चाहते हैं कि जो पढ़े शूद्र दलित स्त्रियां, उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए, वो अगर हंसे तो उनकी जबान काट ली जाए? इस तरह के अन्याय अत्याचार पूर्ण मनुस्मृति जिसका दहन किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में, और उसमें शामिल थे तिलक के बेटे भी ब्राह्मण, इसीलिए किया था कि इस तरह का ग्रंथ जिसमें उसमें हो सकता है कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हो, लेकिन वो ग्रंथ जब ये कहता है कि शूद्रों और स्त्रियों को इंसान नहीं होना है, उस ग्रंथ को ये संविधान के रूप में लागू करने की मंशा रखते हैं, तो वो मंशा तो उनकी बहुत पुरानी है। उन्होंने राष्ट्रध्वज को कब माना? 40 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। वो इस देश के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते थे, बोलते थे कि उसमें तो जो ब्रिटेन का राजा है उसकी स्तुति है। ये जो सो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी बताते हैं, ना इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान किया, ना राष्ट्रगान को कभी स्वीकार किया, और ना ही संविधान को स्वीकार किया। वो लोग जो अभी ये सब राष्ट्रवाद करते करते यहां तक पहुंचे हैं, अब असली मंसूबे पर आए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश का हिंदुओं का बहुसंख्यक तबका छोड़ दीजिए आप, बहुत बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं ना, दलित पिछड़ा और आदिवासी मिलाकर के कितना है, अल्पसंख्यक मिलाकर के कितना है? 85% से ज्यादा, बल्कि आज की तारीख में 90% वो है। और महिलाओं, जब आप मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की बात करें तो महिलाएं भी उसमें होंगी, जिनको आपने ना शिक्षा दी, ना संपत्ति रखने का अधिकार दिया, और ना ही उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर दिया। अब असली जो सवाल है कि ये संविधान से इनको चिढ़ क्यों? संविधान के साथ उन्होंने दूसरा शब्द जोड़ा, धर्म की रक्षा। कौन से धर्म की रक्षा? और ये धर्म खतरे में अभी आगे जब से मोदी जी आए, हिंदू धर्म जिसकी रक्षा की बात करें वो सदियों से है और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मोदी जी के शासन में आते ही धर्म खतरे में हो गया। लेकिन संविधान से इनको चिढ़ इसलिए है क्योंकि वो दलित जो इनके सामने चप्पल लेकर के निकलता था, इनके सामने दंडवत होता था, वो आज बगल में कुर्सी पर बैठ गया, उसे ये अवसर मिल गया है कि वो भी पढ़ लिख करके डिग्री वाला बन जाए, नौकरी पाले। ये चिढ़ है। वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बना, आजकल कानून मंत्री भी है। इनको असली चिढ़ इस बात से है। वो जो लोग कहते हैं ना कि साहब ये तो मुसलमानों से बड़ी मुसलमानों से नहीं, इनको असली जो नफरत है, जो घृणा है, वो दलितों से, शूद्रों ओबीसी से है, क्योंकि ये इनके बराबर में आकर के बैठ गया है। संघ यही चाहता है। मनुस्मृति का मतलब क्या है? मनुस्मृति में अल्पसंख्यकों के लिए तो कोई विधान है ही नहीं। किसके लिए है? वो जो आचार संहिता है वो किस पर लागू होती है? महिलाओं पर, शूद्रों पर और अछूतों पर। यही तबका है। असली इनकी मंशा है कि ये गुलाम बने रहें, ये हमारे बराबर में ना बैठे, इनके पास जान ना हो, अच्छे कपड़े ना पहने।
ये इनकी असली मंशा है और इसीलिए इनको संविधान बदलने की ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, विवेक गोयनका साहब जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी लिखा, लेकिन हम उनको मान लेते हैं कि उनका निजी बयान हो सकता है। भाई उनका बीजेपी से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर ये संविधान के खिलाफ बोलता है तो उसको पार्लियामेंट में होने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी इसको क्यों नहीं निकाल के बाहर करते? इसका मतलब है कि आप उसको एंडोर्स करते हैं। ये एक नौटंकी है कि साहब हम उसके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, असल में आप उसी को एंडोर्स कर रहे हैं और आप चाहते हैं, आपकी मंशा यही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं का बहुसंख्यक तबका इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और इस बार वो पलट करके जवाब भी देगा और इनके मंसूबों को वो सीधे तौर पर प्रश्नांकित करते हुए इनको सत्ता से बेदखल करने वाला। रविकांत जी, जो ये बयान आया, जो 400 पार का नारा बीजेपी का है, उसको इस बयान ने बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि दक्षिण भारत से अगर ये बयान आ रहा है, एक तरफ दक्षिण भारत पे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित फेस और इधर बसपा सुप्रीमो के और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आने की खबरें, तो अगर इन तमाम चीजों को जोड़ें तो 400 पार के नारे को सबसे बड़ी चोट बीजेपी के भीतर से आने वाले इस बयान नहीं देती है। अब मुश्किल में बीजेपी इस बात को लेकर होगी कि इस बयान का समर्थन करे या फिर जिस तरह से दूरी बनाई जा रही है उस तरह से दूरी बनाकर इसे ठंडा किया जाए, या फिर अनंत हेगड़े का टिकट ही काटा जाए ताकि एक मैसेज जाए कि भाई देखिए हम इस बयान के खिलाफ हैं। बीजेपी के भीतर अब मुश्किल ये है कि उसे खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने ही भीतर, नहीं तो हालात बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर आप उसे बेदखल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके बयान के साथ हैं। पहले आप कहते रहे कि उनका निजी बयान, अरे भाई आपका पार्लियामेंटेरियन है वो। और अनंत हेगड़े ने कोई पहली बात नहीं बोला, इसके पहले भी वो बोलता रहा, इसी तरह की भाषा बोली। संसद में संविधान की शपथ लेकर के जो आदमी एमपी बना है, वो आदमी कैसे खिलाफ बोल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब वो संविधान को मानता ही नहीं है, और संविधान को नहीं मानता है तो फिर उसको एमपी रहने का अधिकार नहीं। ये बोले ना कि भाई हम नहीं मानते। तो बीजेपी अब इस मामले पर फंस गई है। जो रिएक्शन दक्षिण भारत से होना है उससे ज्यादा रिएक्शन उत्तर भारत में होगा, क्योंकि उत्तर भारत सिर्फ राम मंदिर आंदोलन से नहीं राजनीति में आगे बढ़ा। ये वो जमीन है जहां पर मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, जिसे कांशीराम ने सींचा, जहां 93 में मुलायम सिंह और कांशीराम ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया था। जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के बाद पूरा माहौल बनाया था, उसमें हराया कांशीराम और मुलायम सिंह ने। तो इसलिए इस प्रदेश में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो इस पर पलटवार करेंगे और ये बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या मुंह लेकर के जाएंगे आप? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि इनको संविधान बदलना है? इसलिए वोट करेंगे कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ले, अपने नौकरियों के अवसर, अपने सम्मान का अवसर, अपने स्वाभिमान की चेतना वो सब भूल जाए? इसके लिए वोट करना है, इसका मतलब तो यही होगा। और जो भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला अगर बीजेपी को वोट करती है, इसका मतलब है कि वो अपने अधिकारों की खुद हत्या करना चाहते हैं। वो खुद अपने सम्मान, स्वाभिमान और अपने जो निजी व्यक्तित्व है उसको खत्म कर देना चाहते हैं, गुलाम होना चाहते हैं। वो इसका मतलब सीधा है। मनुस्मृति के विधान का मतलब है कि आपको गुलाम बनना है, जो भी बीजेपी को वोट करता है, पिछड़ा, आदिवासी, महिला। तो सीधा इससे मैसेज यही जा रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और मुझे लगता है वैसे भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल लोगों ने झेला है मोदी जी को। अच्छे दिन के वादे तो आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। महंगाई कम होगी, हालात क्या है? रोजगार मिलेगा 2 करोड़ हर साल, और हालात क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, इलेक्टोरल बॉन्ड ने फंसा दिया। और अब ये अनंत कुमार हेगड़े का ये बयान, जिसमें जो लोग वैचारिक हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सीधे तौर पर खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं
और इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है चुनाव में। ये चुनाव के पहले दिया गया बयान है। 2 साल पहले देते तो शायद वो एडजस्ट हो जाता, लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन अब तो आपकी मंशा दिख रही कि इसलिए आपको 400 पार चाहिए, 3/4 बहुमत आपको चाहिए ताकि आप संविधान को बदल दें, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदल दें, ये आपकी मंशा है। बहुत शुक्रिया सर, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर अपनी बेबाक राय और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर रखने के लिए बहुत शुक्रिया।